अब आप लोगों का इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग पढ़ करके आए हैं, दो तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़े थे। एक पढ़ा था अपने पास केपी और दूसरा क्या था अपने पास वहीं पे केसी। तो अब देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों को बताया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपके पास क्या यूज केसेस होते हैं, मतलब एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो भाई अभी तक आप पढ़ के आए हो केपी और केसी, इसका रोल क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रोल रहेगा। अब बात करी जाए जो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन होती है इसकी, वो होती है टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो एक्सटेंट हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो भी किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाता है, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर। ठीक है, अब यहां पे जो एक्सटेंट की प्रेडिक्शन हो रही है ना, देखो एक्सटेंट का मतलब होता है, आपको पता है कि भाई मेरे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी जाती है, कुछ ऐसी होंगी जो बैकवर्ड भी आएंगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, अब आपको ये बहुत क्लियरली बताएगा, एक तो कि आपकी जो रिएक्शन वो किस हद तक फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड ही आएगी, या फिर मेरे पास वो रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। फिजिबल होने का मतलब है कि वो रिएक्शन अकर ही नहीं हो सकती है। ये वैल्यूज जो होती है, ये वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पर जब देखेंगे तो उससे अपने पास ये जो चीजें वो पता चलेंगी। तो एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन में सबसे पहले आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये मेरे पास लाई करती है बिटवीन 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 पर। ठीक है, 10 की पावर -3 का मतलब है 1/1000, तो ये 1/1000 हो गया, और ये हो गया आपके पास 1000 10 की पावर 3। अगर इसके बीच में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखो यहां पर सबसे पहला जो पार्ट है अपने पास वो क्या बनता था, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसके जैसे आपके पास वैल्यूज हैं, जनरली इसकी वैल्यू हम लोगों को जो कंपेयर करवानी होती है वो 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में रहती है। ठीक है, अपने पास सबसे पहला जो केस यहां पर बनेगा ना, सबसे पहला आपका जो केस बनेगा, ध्यान रहे, अभी मैं यहां से इफ को हटा देता हूं, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 10 की पावर -3 से कहां तक रेंज करानी है हमें, 10 की पावर 3 तक। पहला केस लेकर के चलेंगे कि भाई 10 की पावर 3 से भी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, और अगर 10 की पावर -3 से भी कम है तो क्या होगा। क्योंकि जब 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 के बीच में रहता है ना, तो कंपेरेबल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन वो कंपेरेबल है। तो मैं भी कंपेरेबल वाला केस अगर हटा दूं तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब 10 की पावर 3 से भी अपर वैल्यू चली जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी जब 10 की पावर -3 से भी कम होगी वैल्यू, किसकी, केसी की। तो पहला वही केस ले रहे हैं। पहले केस में क्या होता है कि रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपकी जो रिएक्शन है ना, ये कौन से डायरेक्शन में फेवर करी जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इस वक्त जो केसी की वैल्यू होती है ना, ये 10 की पावर 3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, 10 की पावर 3 से ज्यादा होगी, और अगर मैं कहूं ज्यादा क्या, वेरी लार्ज होती है। तो मैं लिख भी देता हूं वेरी लार्जर देन 10 की पावर 3। ठीक है, इससे बहुत ही बड़ी वैल्यू आती है, अभी लिख करके भी देखेंगे कि क्या क्या आ सकती है यहां पे। अब यहां पे एग्जांपल में जैसे क्या क्या टाइप हो सकता है अपने पास, एक एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल्स में एक तो आ गया आपके पास H2 + Br2। हाइड्रोजन और ब्रोमीन अगर मिलेंगे तो ये दोनों क्या बनाएंगे मिलकर के, HBr। ठीक है, और H2 और O2 अगर मिल गए तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे हमारे पास, H2O। ठीक है, HBr बन गया, H2O बन गया। ये जो दोनों एग्जांपल्स है ना, ये दोनों एग्जांपल्स मेरे पास उस केस में लाए करते हैं जहां पर आपके पास केसी की जो वैल्यू है 10 की पावर 3 से बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, हाई वैल्यू अपने पास यहां पर बनाते हुए दिखेंगे। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन कैसे डायरेक्शन को जाना चाहते हैं, इसका एक्सटेंट कैसे है डायरेक्शन का, फॉरवर्ड एक्सटेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम भले यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट इस रिएक्शन का नेचर है कैसा, ये रिएक्शन अपने पास नेचर रखती है फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने मिलकर के मेरे पास HBr बनाया, और वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के आपके पास वाटर बनाया। अगर आप इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे तो कितनी ज्यादा है, ये एक ऑर्डर जो रख रहा है 10 की पावर 18 का ऑर्डर रख रहा है, यहां पर ऑर्डर 10 की पावर 47 का है, तो 10 की पावर 3 उसके आसपास भी नहीं है। इतनी बड़ी वैल्यूज ये रख रही है, इसलिए रिएक्शन मेरे पास कैसी है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो अपने पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा फेवरेबल है। मतलब ये चाहती है कि आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, अब आपके पास जो पहला केस था, पहले केस में हम लोगों ने क्या लिया, पहले केस में हम लोगों ने लिया कि भाई 10 की पावर 3 से वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। अब जो आपके पास सेकंड केस बनेगा, अगर सेकंड केस की बात करी जाए तो देखो सेकंड केस में क्या हो सकता है, पहले आप लोग लिख दो इसको जल्दी से फटाफट, फिर मैं सेकंड लिखाता हूं इसमें। इंटरमीडिएटरी केस लेकर के चलेंगे फिर।
सेकंड वाला पार्ट हमारे पास ये है कि अगर आपका जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अगर इनकी कंसंट्रेशन मेरे पास कंपेरेबल हो, कंपेरेबल होने का मतलब होता है कि आपकी जो रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड जाना चाहती है ना बैकवर्ड, ठीक है, वो इक्वली फेवर कर रही है। तो इक्वली फेवर होने का मतलब आप ये भी ध्यान रखना कि मैंने इक्वली फेवरेबल क्यों लिखा है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वली फेवरेबल। इट मींस कि जो कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, आर कंपेरेबल, ठीक है। इसको कौन सा केस लेकर के चलना कि भाई मेरे पास ये कंपेरेबल वैल्यू रख रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की। तो इस वक्त जो केसी है, आपको पता है इस वक्त जो केसी की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी मेरे पास यहां पे, बिल्कुल आपका जो केसी है इस बार वो लाए करेगा 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 के बीच में, ठीक है। 10 की पावर -3 से बड़ा होगा और 10 की पावर 3 से यहां पर अपने पास ये छोटा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है Fe3 पॉजिटिव प्लस HCN नेगेटिव थायोसाइनेट, या आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना करके देंगे FeHCN2 नेगेटिव। और एक एग्जांपल यहां पर हो सकता है अपने पास H2 प्लस I2, और हाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड लगाएंगे इसको, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI, ठीक है। ये जो दोनों रिएक्शन टाइप है, दोनों रिएक्शन टाइप आपके पास एग्जांपल है किसका, जहां पर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो मेरे पास कंपेरेबल है, नियरली कंपेरेबल वैल्यूज रखती हैं। तो इस वक्त जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो इक्वली फेवरेबल होते हैं। यहां पर जैसे केसी की अगर बात करी जाए, इस रिएक्शन के लिए और इस रिएक्शन के लिए जो केसी है इनकी अगर हम लोग वैल्यूज देखें एग्जैक्ट, तो देखो सेकंड वाला जो केस है, सेकंड वाले केस में अब जो आपके पास केसी की वैल्यू है, देखो केसी की वैल्यू आप ध्यान रखना कि अगर कभी 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 के बीच में रेंज कर रही होगी तो आप बता सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन में मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, मतलब एट दैट टाइम कंपेरेबल है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा तो फॉरवर्ड जाते वक्त ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी और रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी रिएक्शन आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहेगी तो प्रोडक्ट बनाना चाहेगी, पीछे आना चाहेगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर दोनों का आपको कंपेरेबल दिख रहा है, ठीक है, मतलब अगर एक का 60 है दूसरे का 50 है, 60-40 भी चल रहा है, तो इट मींस कंपेरेबल है। तो ये तब होता है जब आपकी रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट बनाना हो चाहे प्रोडक्ट बनाना हो, दोनों को इक्वली फेवर कर रही हो। तो ये होता है मेरे पास इंटरमीडिएटरी पॉइंट, जहां पर जो वैल्यूज हैं वो इसके बीच में लाए करेंगे। जैसे आप देख सकते हो 57 एंड 138 मेरे पास एक वैसे ही नंबर है, आप नोट कर दो इसको। यहां पर देखो अब आपके पास जो तीसरा केस आता है, तीसरा केस अब हमारे पास बनता है कि अगर आपकी रिएक्शन ना बैकवर्ड फेवर हो रही होगी तो क्या होगा। अगर अपने पास ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे बताओ बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन जाती है तो क्या होता है। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपने पास कम हो रही होगी। तो इस केस में जो केसी होती है ना, केसी की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -31 से बहुत ज्यादा कम निकल करके आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर यहां पे लिया जाए तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है अपने पास, हाँ बिल्कुल -3। एग्जाम्पल अगर देखें तो N2 प्लस O2, अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे आपके पास, NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में यहां बनती है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर केसी की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो केसी की वैल्यू निकल करके आती है 4.8 into 10 की पावर -31। अब आप ये नंबर देखो, कहां 10 की पावर -3 और कहां 10 की पावर -31, तो कितने टाइम्स में हमें फर्क आ गया। तो ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती है, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए आपके पास, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी जो केसी है, केसी में हम लोगों ने 3 केस पढ़ लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी पढ़ लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो गया आपका जैसा कि ये, और एक हम लोगों ने पढ़ा जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वली फेवरेबल होंगे, ठीक है। तो उस वक्त वैल्यू 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 के बीच में रहती है। तो ये था आपके पास यहां पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। हमारे पास जो सेकंड केस आ रहा है जिसमें हम लोगों को अब देखना है एप्लीकेशंस में प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको भी पता है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन को जा रहा होगा। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह ना क्या यूज कर रहे हैं अपना, क्या कहते थे इसको, QC को और Q को, ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता था। क्या कहते हैं हम लोग इसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं या कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, दोनों इसी के ही नाम है QC।
तो कोई भी रिएक्शन जैसे A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव C ऑफ C प्लस D ऑफ D, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या बनता था इसका, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे किसकी आ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फिर उसकी पावर में क्या रेज कराएंगे हम लोग, उनके मोलर कोफिशिएंट्स को। इसलिए आप C और D की पावर में CD देखोगे और A की पावर और B की पावर में आप A और B देखोगे। ठीक है, अब एक सिनेरियो यहां पर कंसिडर कर रहे हैं कि देखो आपको इक्विलिब्रियम जो था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी दो टर्म्स होती है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले भी क्लियर करा हुआ है। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नापा जा रहा है आपका, ये कौन सी स्टेट के लिए अभी, एक्वस स्टेट, या वैसे कह दो इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन स्टेट में है ये। अदरवाइज अगर कभी केपी लिखा हुआ आ जाए ना, तो केपी का मतलब है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, पर कौन सी स्टेट के लिए है, गैसेस के लिए। ठीक है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई केसी अलग है केपी अलग है दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका स्टेट क्या था अपने पास। अब यहां पे जैसे अगर रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पे चली जाती है ना, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्यूसी आपको पता है कि ये जो क्यूसी है इसी को मैं केसी कह दूंगा अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। तो पहला केस तो सबको पता होगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हुए हैं कि अगर आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपका रिएक्शन उस समय किस पे था, इक्विलिब्रियम पे था। ठीक है, अब लेते हैं यहां पर एक सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि चलो मान लिया कि आपका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना, इसकी वैल्यू केसी से अपने पास ज्यादा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो रखी है, यहां पर क्यू की वैल्यू ज्यादा हो रखी है रिएक्शन कोएफिशिएंट की, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई है। तो अगर इसको इसके बराबर होना है, अगर क्यू को केसी के बराबर होना है, तो क्यू को अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो जब Q अपनी वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने के बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है आप मेरे को खुद बताना, इसकी वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। Q की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे पास यहां पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी ना तो ये बढ़ने लग जाएगा, और अगर इसकी बढ़ेगी तो कम होने लग जाएगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस वाले पार्ट में हम लोगों को जो Q है, Q की वैल्यू ज्यादा हो रखी है, तो Q को वैल्यू अपनी क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। अगर Q अपनी वैल्यू डिक्रीज करता है तो आपकी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वो वाला केस है जब आपकी Q की वैल्यू ज्यादा हो गई होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है कि भाई इस बार जो Q था वो छोटा रह जाता। अगर आपका Q छोटा रह जाएगा, केसी बड़ा रह जाएगा, तो अब Q को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और Q अगर अपनी वैल्यू बढ़ाएगा तो Q अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बोला, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट किस साइड पे मिलते हैं आपको, राइट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए अगर इस बार Q को अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में फेवर करना पड़ेगा, फिर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर Q केसी से छोटा रह जाता है तो वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए रिएक्शन को कौन से डायरेक्शन में फॉरवर्ड, कौन से डायरेक्शन में आगे ले जाता हुआ दिखेगा आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन होता है ये आपको ध्यान रहेगी, ये सब ना आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन कर सको। अभी आगे इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आपने ये नहीं समझा तो आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं। ये कोई नहीं लिखवाएगा आपसे कि पूरी हमारे पास एक कहानी लिख करके दे दो, ये नहीं आता है। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में ये इन बिटवीन ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, और जिसने ये चीज नहीं पढ़ी हुई होगी उससे क्वेश्चन वैसे ही नहीं होगा हमारे पास, क्वेश्चन आधा अधूरा रह जाएगा आपके पास। अब नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, HI की फॉर्मेशन दे रखी है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, H2 और I2 मिलकर के HI बना रहे हैं, और कह रहे हैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 57 है 700 केल्विन पर। दोनों की मोलर कंसंट्रेशन दे दी, कह रहे हैं हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन 0.10 है और इसकी 0.20 है, मतलब 0.1 0.2 और ये हो गया मेरे पास 0.4। आप मुझे बताओ क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं QC की और KC की, या नहीं निकाल सकते? बताओ, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? भाई निकाल सकते हैं, QC एंड KC तो दे रखा है, क्या निकाल दें यहां से, QC की वैल्यू निकाल देते हैं। तो QC की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रिएक्शन क्या थी मेरी, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI, तो QC इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2, और नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं देखो इनके कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन की बात करें, हाइड्रोजन है 0.1, आयोडीन है 0.2 और हाइड्रोजन आयोडाइड है 0.4, तो 0.1 0.2 0.4। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्योंकि 0.4 था तो मेरे को करना पड़ेगा 0.4 का स्क्वायर, H2 है 0.1 और I2 कितना था अपने पास, 0.2 था। ठीक है, देखते हैं कितनी बनती है यहां पर वैल्यू, 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.16,
और 0.1 इंटू 0.2 कितना हो गया मेरे पास? 0.02 हो गया। सेम डेसिमल प्लेसेस हैं तो एलिमिनेट कर देते हैं। कितना आ गया आपका आंसर? तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ रही है और केसी कितना दे रखा था इस रिएक्शन का? 57। केसी कितना है देखो मेरे पास यहां पर 57। तो आपका क्यूसी ज्यादा आया या कम आया? कम आ गया है। तो क्यूसी की वैल्यू यहां पर केसी से तो कम रह गई, ठीक है, बिकॉज केसी जो है वो इसका 57 यहां पर गिवन था। तो अगर ये कम रह गया तो आप मेरे को बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए या बैकवर्ड जानी चाहिए? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इस केस में क्यूसी को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो ये केसी के इक्वल हो पाएगा। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन को फेवर करेगी? फॉरवर्ड। अभी अभी आपको बताया गया है अगर क्यू केसी से कम रह जाए तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू बढ़ानी है ताकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो सके, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसे चेक करने को आ जाए तो भाई देखो यही अपने पास तरीका होता है। अब वहां पे टीचर लिख के थोड़ी देगा आपको कि इसकी वैल्यू ज्यादा होती थी कम होती थी तो हमें क्या आंसर देना है। आपको ये तीनों केसेस यहां पर याद रखने हैं, ये जो तीनों केसेस यहां पर लिखे हुए। तो इसका मतलब ये कौन सा केस बनाता हुआ दिखेगा मेरे को? रिएक्शन विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे प्रेडिक्ट की जाती है किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन। केसी भी तो ऐसे ही निकालते थे। बिल्कुल, केसी भी ऐसे ही निकालते थे, बट उस समय ना वहां पे जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्विलिब्रियम पे दे रखी होती है, ठीक है, इसलिए उन्होंने पहले से दे दिया आपको केसी की वैल्यू। और क्यूसी हम लोगों को उन्होंने कंसंट्रेशन दे करके आपसे पूछ लिया कि क्यूसी कितना आएगा। तो आई बात समझ में? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। तो ये होता है हमारे पास डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है, उसको केसी के साथ आपको कोरिलेट करवाया। आगे आते हैं अब आपके पास केसी और केपी अपने पास यहां पे होता है खत्म। अब हम लोगों ने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो केसी हो चुका है, केपी हो चुका है, अब आपके पास बचा है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो जरा रिलेशनशिप देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट में और आपके गिब्स एनर्जी चेंज में, ठीक है। तो के, क्यू एंड जी। सबसे पहले अगर बात करी जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की, इसकी क्या इक्वेशन लिखवाई गई थी आपको जब हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था? किसी को याद है? तो अपने पास जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू कैसे निकलती थी? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज माइनस आरटी लॉग क्यूसी करके। अब इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन बनेगी मेरे पास? हमें भी पता है कि एट इक्विलिब्रियम जो क्यूसी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? केसी के। और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे? 0। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो आपके पास है 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ गया फिर? माइनस आरटी लॉग केसी, ठीक है, क्योंकि 0 में से कोई भी चीज माइनस करी जाएगी तो माइनस की बनेगी वो। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आरटी लॉग केसी। ये है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। बाकी ये तो पहले से ही होता है, क्यूसी वाली जो चीज है तो आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको केसी लिखा करके छोड़ देंगे। ये लो, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला जो कि अब आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आगे चल रहे हैं अब देख लेते हैं जरा कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास। ये आ रहा है आपके पास सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल फॉर्म है क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंसंट्रेशन है वो आपको दे रखी है और आपसे पूछ रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना होगा। सबसे पहले मेरे को बताना कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है इनसे मिलकर के क्या बनती है? अमोनिया। एक चीज पहले ही बता देता हूं, कोई भी बच्चा हमारे पास क्वेश्चन को बिना इक्वेशन लिखे सॉल्व नहीं करेगा। अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी आपका क्वेश्चन वहीं खराब हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा जो मेरे आगे उसके मोल्स लगने थे बैलेंस करते वक्त वो कितने थे, क्योंकि वो तो पावर में चढ़ाने हम लोगों को, तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। तो N2 + H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मेरी रिएक्शन बैलेंस है क्या ये? अभी क्या लगेगा इसके आगे? 3। तो N2 + थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। अब सही है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या बनेगा? ये कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, नीचे आएगी कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का ये बन जाएगा Q। कितनी दे रखी है आपको अमोनिया की कंसंट्रेशन? 1.2। इसका हो रहा है स्क्वायर, नीचे आ जाते हैं नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन की दे रखी है 1.5 और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का कर रहे हैं हम लोग क्यूब। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी थी? 3।
इसका हो जाएगा क्यूब। अब 1.2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1.44, 10 की पावर -4, फिर 1.5 है, 10 की पावर -2 है, 3 का क्यूब हो गया 27, और ये बन गया 10 की पावर -6। ठीक है, बाकी अब आप लोग इसको आगे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आंसर अपने पास लिख लेना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे ये वैसे भी आपके पास 3 से भी कट जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको डेसिमल्स प्रॉब्लम करते हो तो आप डेसिमल हटा दो। मैं यहाँ पे डेसिमल्स हटा रहा हूं, 3 से 5 टाइम्स कटेगा, बाकी ये 3 4 सा 12, 3 8 सा 24। ठीक है, अभी भी ये 3 से कट सकता है, ये 3 9 सा 27 हो गया, और वैसे ये 16 3 सा 48। बस अब इसके बाद आपको बाकी का बचा हुआ पोर्शन खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी बच रखा है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके अपने पास जो भी आंसर होगा वो आप लोग यहां पर लिख लेना। ये था हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है क्वेश्चन की, सिर्फ अभी आपका वार्म अप कराया जा रहा है। ठीक है, अब ये वार्म अप इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अभी मेन क्वेश्चन आना बाकी है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो पहले सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस बार एचआई की फॉर्मेशन हो रही है शायद, तो एचआई की फॉर्मेशन पे आपको क्वेश्चन दे रखा है इक्विलिब्रियम के लिए। देखो ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, तो इसमें लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन में अपने पास जो मोल फॉर्म हो रहे हैं ना H2, I2 और HI के, इक्विलिब्रियम पर वो 0.45, 0.39 और 3 मोल्स हैं। ठीक है, क्या निकालना है रिएक्शन का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बात सभी ध्यान देंगे, ये मोलैरिटी नहीं दे रखी, ये क्या दे रखे हैं आपको? मोल्स। और आपके फॉर्मूले में मोल नहीं पुट होते, आपके फॉर्मूले में क्या पुट होती है? मोलैरिटी या फिर मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन मेरे को एक चीज बताना कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं मैं तो सबकी मोलर कंसंट्रेशन लिख सकता हूं। अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन लिखने जाऊंगा H2 की, तो वो कितनी आएगी? कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स H2 के? 0.45। अब ये सारे के सारे इक्विमोलर मिक्सचर बनाया होगा ना इन्होंने, H2, I2 और HI ने। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब है मोलैरिटी सबकी सेम रही होगी वहां पर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मैं सबके लिए कॉमन लेकर के चलूंगा, V वॉल्यूम। अगर पहले वाले का V है, अगले वाले का V, तो तीसरे वाले का भी V लिया है, तो 0.45 बाई V, इतने मोल पर लीटर। फिर अगला क्या आएगा आपके पास? यहां पे I2 की कंसंट्रेशन आएगी 0.39 बाई V, मोल पर लीटर। और लास्ट क्या दे रखा है आपको? HI का कंसंट्रेशन कितना जाएगा मेरे पास? 3 बाई V मोल पर लीटर। ठीक है, क्या यहीं से रिएक्शन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दूं क्या? बहुत बढ़िया, बिना इक्वेशन लिखे अगर कर दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने इस क्वेश्चन से जस्ट पहले बोला था कि इक्वेशन लिखे बिना मत कर देना, हो गई नहीं आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप तो बस I2 HI लिख के आ जाओगे। क्वेश्चन पे ध्यान देना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई बिना इक्वेशन लिखे आप आंसर मत दे देना, गलती से भी आपका क्वेश्चन वही खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं इस मेहनत का। तो अब आपको पता चला कि यहां से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी इक्वेशन बननी चाहिए HI का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि HI की कंसंट्रेशन आपने बोला 3 बाई V है, तो 3 बाई V का स्क्वायर, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है मेरे पास H2 की? 0.45 इंटू V, और यहां पर कितनी आएगी? 0.39 बाई V। आई इतनी चीज यहां पर समझ में? ऊपर क्या होना है? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 9 बाई V स्क्वायर, बाकी 0.45 की मल्टीप्लाई किससे होने जा रही है? पॉइंट, और V इंटू V कितना बनेगा? V स्क्वायर कट जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा? यहां से KC। ठीक है, बिल्कुल अभी आप कैंसिल कर सकते हो। 39 जो है वो 9 के साथ यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ये सिमिलरली 45 भी हो जाएगा। ठीक है, वो सॉल्वेबल क्वांटिटी है, छोटी सी कैलकुलेशन है, 11वीं के बच्चे से हो जानी चाहिए, तो ये कर लेना आप लोग। ठीक है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं यहां से आंसर। एक चीज और बता देता हूं, बिना यूनिट के कोई आंसर नहीं देगा। पहले मेरे को यही बता दो, चलो यहां पर यूनिट क्या बनेगी, कौन बताएगा मेरे को? इसकी छोड़ो, जरा पीछे वाले की बताओ पहले यूनिट। यहां पे यूनिट क्या बननी चाहिए? केसी की जो भी वैल्यू आए, वैल्यू को छोड़ते हैं, जरा यूनिट पे ध्यान देंगे। क्या यूनिट बना करके आओगे आप लोग? मोल। ऊपर आपके मोल पर लीटर का स्क्वायर हो रहा है, और नीचे मोल पर लीटर की पावर कितनी आ रही है? ऊपर मोल पर लीटर का क्या हुआ? स्क्वायर,
और नीचे मोल पर लीटर की पावर कितनी आई? 4। कितने पावर बचे हैं नीचे? 2। तो ये जब ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी बना देगा जाकर के? -2। इसका मतलब मोल -2 और लीटर स्क्वायर, तो मोल -2 लीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बनेगी। बिना यूनिट का आंसर दोगे तो भी टीचर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, अच्छी बात है, सही बोला है। तो वैसी यहां पे ध्यान दो, पहले ऊपर मोल पर लीटर का स्क्वायर बन रहा है तो नीचे भी मोल पर लीटर का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मोल पर लीटर मल्टीप्लाई हो गया, मोल पर लीटर स्क्वायर हो गया। इस बार यूनिटलेस आएगा, कोई यूनिट नहीं जाएगी इस बार इसके साथ। इस बार आपके पास यहां पर ये यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी। हाँ, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाओ, देखो इस वाले क्वेश्चन पे देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। हम लोगों को कह रखा है कि आपके पास ना जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रहे CO2 है, ये 2 इसके साथ यहां पर लगा हुआ है। जो आपकी CO2 है, CO2 का क्या हुआ? CO2 की यहां पे ना कार्बन के साथ रिएक्शन हुई, मतलब ये ग्रेफाइट है, तो CO2 ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। इस रिएक्शन के लिए जो Kp है, Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3। ठीक है, और ना इन्होंने पार्शियल प्रेशर दे दिया CO2 का। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.48 बार। और कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0। और इसमें क्या प्रेजेंट है मेरे पास? प्योर ग्रेफाइट प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? वो ये होती है कि पहले आपको स्टेट देखनी है हमेशा। कार्बन जो सॉलिड लिखा हुआ है ना, ये कार्बन सॉलिड कौन है अपना? ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो कार्बन की ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। तो ये जो ग्रेफाइट लिख के दे रहे हैं, इट इज कार्बन सॉलिड। हम लोगों को इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर निकालना है, CO का भी और किसका? दूसरे अपने पास CO2 का भी। देखो, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो वहां से इस कहानी को शुरू करते हैं अपने पास। बताओ शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में जो पार्शियल प्रेशर उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है? देखो पार्शियल प्रेशर 0.48 बार दे रखा है ना CO2 को, और लिखा भी है कि इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.48 बार। जब आपकी रिएक्शन अभी जस्ट शुरू होने जा रही है, क्या ये बन गया हो गया क्या उस समय? अभी तो आपकी रिएक्शन जस्ट शुरू हुई है, तो अभी टाइम कितना होगा? 0। T = 0 पर जो भी पार्शियल प्रेशर है वो सारा का सारा किसके पास रहेगा? CO2 के पास। कितना रहेगा ये? 0.48 बार। इसका कितना होगा शुरुआत में? 0। इसका कितना होगा कार्बन सॉलिड का? इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर 0 है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड्स के पार्शियल प्रेशर नहीं होते हैं। सॉलिड्स की क्या होती है? सॉलिड्स के मास होते हैं, कंसंट्रेशन भी नहीं। सॉलिड्स के मास लिए जाते हैं। आई बात समझ में? कंसंट्रेशन होती है जब वो सॉल्यूशन फेज में होता है, सॉल्यूशन स्टेट में होता है। अब मैं कहता हूं कि हम लोग पहुंच गए इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर भाई रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गया होगा, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रोडक्ट साइड पे पार्शियल प्रेशर क्या होने लगेगा? मेरे पास बढ़ने लगेगा। क्या तरीका बताया था मैंने इसके लिए आपको कि भाई इसका जो पार्शियल प्रेशर है पहले शुरुआत में वो कितना है? 0.48। तो अब ये 0.48 में से कितना हटा दो? x। मैंने बोल दिया x की कमी आ गई, x की कमी आ गई। तो इधर कितना बढ़ा होगा? 2x पे बढ़ गया होगा, क्योंकि भाई अगर यहां 1 है तो यहां क्या हो रहा है? 2। यहां पे 1 का डबल हो रहा है। इसके आगे 1 मोल है ना, तो 1 का डबल हो रहा है। तो अगर 1 का डबल हो रहा है तो इसके 1 मोल की वजह से अगर x की कमी आई है तो उसके 2 मोल पर इंक्रीमेंट कितने का आएगा? फिर 2x का, क्योंकि 1 का डबल चल रहा है तो वो प्रेशर की वैल्यू भी डबल पे ही चलेगी। 3 होता तो 3 गुना कर देते, 2/3 होता तो 2/3 टाइम्स हो जाता। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो मोल है वो 1 का 2 1:2 को फॉलो कर रहा है, तो आपका पार्शियल प्रेशर भी वही फॉलो करेगा। अगर 1 का डबल हुआ है तो यहां पे जो डिक्रीजिंग है चेंज, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला x का डिक्रीज आया, तो वहां पर मोल लिया है ना आपने, ये पर मोल x का डिक्रीज है। यहां पे अगर मैं जाऊंगा तो वो 2x का इंक्रीमेंट देगा, क्योंकि 2 मोल के लिए कैलकुलेट हो रही है वो चीज। आई बात यहां पर समझ में? हाँ बिल्कुल सही। अगर यहां पे 2 होता और यहां 1 होता तो 2 का 1 मतलब आधा हो रहा है। अगर आप यहां x लेते तो फिर यहां x/2 लेते, या अच्छा ये कर सकते थे आप यहां 2x ले लेते, यहां x आ जाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये चीज कभी आप कभी गलत मत करना, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में परेशान करेंगे ये चीजें। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे शुरुआत में पहले से ही गिवन था कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो 0 है। ठीक है, इसलिए वो इनिशियली हम लोगों ने 0 ले रखा है। अब जो Kp है
Kp कैसे निकाला जाएगा भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इसको तो ना लिख दूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन सॉलिड, और इसका क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या Kp की वैल्यू गिवन है? क्या कितनी है Kp की वैल्यू? 3। कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर शुरुआत में? अरे शुरुआत कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम पर कितना है ये? तो 2x का स्क्वायर, और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आएगा? 0.48 माइनस x। ठीक है, अब ये वाला पार्ट मेरे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से बन करके आ जाएगी। 3 इंटू 0.48, तो 3 8 24, 3 4 12 टू 14, 1.44 आ रहा है। 0.48 इंटू 3 आ रहा है 1.44, और माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ठीक है, उधर ही भेज देंगे 3x को। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं? क्या करेंगे इसके लिए? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए ध्यान रहे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करेंगे। आप कैसे कर लोगे? माइनस करके आपको 1.44 इंटू 4 बनाना है, और वो माइनस करके आपको 3 बनाना है, और मल्टीप्लाई करके 1.44 इंटू 4 बनाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे, जहां से x की वैल्यू कैसे निकाली जाती थी? बिल्कुल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.44। यहां पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे CO और CO2 के। भाई CO का कैसे आएगा? उसका डबल कर देंगे, 2 इंटू एक्स करेंगे तो CO का आ जाएगा, और CO2 का कैसे आएगा? 0.48 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग? यहां पर x माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको यहां पे जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो ये जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यूज आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क में दी जाती है। कल आप लोग मेरे को आके बताओगे कि आपका कितना यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, 10वीं के लेवल का सवाल है, ये आप लोगों से हो जाना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारे पास ली चैटलियस प्रिंसिपल। अब ली चैटलियस प्रिंसिपल जो है, ये हम लोगों के पास लास्ट टॉपिक रहने वाला है, जहां पर आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा और हम लोग नए पोर्शन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, जिसका कि नाम रहेगा अपने पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। ली चैटलियस प्रिंसिपल आपको क्या बताता है और ये क्यों हमारे पास एग्जिस्ट करता है? हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ करके आए हैं, वहां पर हम लोगों ने ज्यादातर जो चीजें डिस्कस करी है वो डिस्कस करी है अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम। अब आते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं मेरे पास जिससे कि इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो फिर कैसे बताया जाएगा कि उस डिस्टर्बेंस को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, कि अगर एक बार कभी इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन से चला गया तो वो वापिस आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कैसे आएगा। इन सब चीजों के आंसर आपको मिलेंगे आपके ली चैटलियस प्रिंसिपल में। देखो, ली चैटलियस प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि इन केस अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होता है या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है रिएक्शन का फॉर एनी ऑफ द रीजन, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी हम लोगों ने। कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर को अगर चेंज करते हैं तो आपको भी पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब ली चैटलियस प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास अगर इन तीनों ही चीजों से कोई भी चेंज आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है क्या करता है, या इक्विलिब्रियम क्या करता है, ये खुद को एक ऐसी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेगा जिससे कि वो उस चेंज को या उस कॉज को अपोज कर सके। जैसे अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, तो ये एक ऐसी डायरेक्शन चुनना चाहेगा जहां पर कंसंट्रेशन घटे। अब कंसंट्रेशन भी रिएक्टेंट की बढ़ाई है, प्रोडक्ट की बढ़ाई है, कम करी या ज्यादा करी, इस पे भी डिपेंड करेगा। सेम गोज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे अब ली चैटलियस प्रिंसिपल में। और ली चैटलियस प्रिंसिपल की देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन है उससे भी आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा क्या चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of change। ठीक है, ये क्या करेगा, इस सिस्टम में खुद को अपने पास इस तरीके से एडजस्ट करेगा जिससे कि वो उस चेंज को क्या कर सके, मेरे पास यहां पर अपोज कर सके। आई बात समझ में? तो ये आपके पास यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है ली चैटलियस प्रिंसिपल की। अगर आप और सिंपल करना चाहते हो डेफिनेशन को, तो और सिंपल कैसा कर सकते हैं इसको, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इफ equilibrium of a reaction is disturbed
by change in any of the concentration, temperature या फिर pressure of the reaction then equilibrium will shift in a direction which tends to oppose the cause of the change। ठीक है, एक डेफिनेशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो क्या कर रहा है, वो खुद को एक ऐसे डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, एक ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है जिससे कि उस कॉज को वो मेरे पास अपोज कर सके। ठीक है, कॉज को अपोज करवाना है, मेन चीज हमारे पास ये रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसमें देखोगे कि कैसे ये चीजें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में जिस चीज को हम लोगों को समझना है जरा उस पर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर आपने कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया तो देखते हैं इक्विलिब्रियम में कैसे चेंज आया होगा। अब आप ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन, जैसे मैंने बोला था, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट दोनों की चेंज करी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी करी जा सकती है। पहला एग्जांपल जो हम लोग यहां पर लेकर के चलेंगे, रिएक्शन टाइप हमारे पास लिखा है H2 + I2 जो कि क्या बना रही है, देखो यहां पर HI बना रही है। ठीक है, सबसे पहले वाला जो सिनेरियो है, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो आप कह रहे हो कि मैंने ना हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को और एक्स्ट्रा ऐड किया इस रिएक्शन मिक्सचर में। अब मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट साइड पर है या प्रोडक्ट साइड पर है? सबसे पहली चीज तो रिएक्टेंट साइड पर है। तो अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब है मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने H2 को और ऐड किया, इसका मतलब है मैंने यहां पर क्या करा है, मैंने यहां पर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। H2 इज एडेड का मतलब है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी इसको क्या कराया गया है, अपने पास बढ़ाया गया है। तो जब ये बढ़ाया जाएगा ना, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट का काम क्या होता है, रिएक्टेंट का काम होता है प्रोडक्ट बनाना। अगर मैं इस चीज को समझूं तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड आगे बढ़ती है तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और बैकवर्ड जाने पे प्रोडक्ट से वापस क्या बनते हैं, रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मुझे बताओ इससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है? आपकी रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा? इससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, मेरे पास बढ़ने लगेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी। तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इस चीज को वापस से रिस्टोर करने के लिए, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब क्या करा जाएगा, ये जो डायरेक्शन है इस रिएक्शन की, ये अपने पास कुछ इस तरीके से शिफ्ट लेगी कि वापस से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कंसंट्रेशन किधर ज्यादा हो रही है। इस केस में जो हम लोगों ने केस नंबर 1 लिया है, केस नंबर 1 में आपने लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करी, कंसंट्रेशन बढ़ाई है। तो अगर यहां पर कंसंट्रेशन अप गई है तो आप इस कंसंट्रेशन को क्या करना चाहोगे, कम करना चाहोगे ना। पहले केस में हम लोगों ने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ने से प्रोडक्ट भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कॉज को अपोज करूं, तो मैं चाहूंगा कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, कम हो। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कम करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? अब जो एक बार डल गया उसके अंदर मैं उसे हाथ से तो नहीं निकाल लूंगा, वो तो चला गया। तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे भाई ये जितना जल्दी हो सके कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए रिएक्ट करके, क्योंकि अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके खत्म होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो अगर इसकी कंजम्पशन होती है, किसकी कंजम्पशन बताओ, रिएक्टेंट की। कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है ना आपने, तो कंजम्पशन भी तो रिएक्टेंट का ही होगा। फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। तो अगर आपके पास कंजम्पशन हो रही है रिएक्टेंट की, अगर रिएक्टेंट की कंजम्पशन होने लगेगी तो मुझे बताओ इससे क्या आपको इंडिकेशन मिली, इसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी या कम हुई? अब कम होने लगेगी। और आप यही तो चाहते थे, क्योंकि पहला जो केस है, पहला केस बता रहा है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि भाई अगर ये बढ़ रही है तो इसको बढ़ाए, तो अब दिया गया है तो आप कुछ तो नहीं कर सकते। तो ये कहेगा यार इसको कम कैसे करें, कैसे कम कर सकते हो, आप कंज्यूम कराओ फिर इसको। अगर रिएक्टेंट कंज्यूम होने लगे तो रिएक्टेंट कंज्यूम होते ही प्रोडक्ट भी क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे।
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन को जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। तो मुझे बताना इक्विलिब्रियम ने कौन सी डायरेक्शन का शिफ्ट लिया, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन का। इसका मतलब अगर मैं कभी भी किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन का अपने पास शिफ्ट ले लेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का। और यही यहां पर लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू रीस्टोर इट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये चाहेगा कि आपका जो रिएक्टेंट है ना वो फटाफट कंज्यूम हो, जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो रिएक्टेंट। कंजम्पशन अगर रिएक्टेंट का होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट भी तो बनेगा। रिएक्टेंट कंज्यूम होकर करेगा क्या, प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट बनाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मैंने पहले केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी और रिएक्टेंट में भी वो रिएक्टेंट कौन था अभी, H2। ठीक है, H2 की यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ाई गई थी। तो ये था आपके पास पहला वाला केस, ठीक है, जिसमें इक्विलिब्रियम ने कौन से डायरेक्शन का शिफ्ट लिया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का शिफ्ट लिया है। आइए बात समझ में यहां पर, ठीक है, ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना कि कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होता है। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पहला केस हम लोगों ने किसका लिया था कि आपने H2 ऐड किया था। ठीक है, आपने क्या ऐड करा पहले केस में, H2 ऐड करा। मैं तो कहता हूं कि आप एक सेकंड सिनेरियो भी यहां पर कंसीडर कर लो, और सेकंड सिनेरियो का कंसीडर करो, केस 2 कंसीडर करते हैं। चलो केस 2 में मैं नहीं ऐड करता, यहां पर क्या नहीं ऐड करता, H2 नहीं ऐड करता। मैं कहता हूं केस 2 में हमने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, HI की। HI कौन सी साइड पर है आपके पास, प्रोडक्ट साइड पर है। अगर आपने HI की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अच्छा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपकी रिएक्शन जो है वो किस तरफ आना चाहेगी, अब बैकवर्ड। देखो क्या हो रहा है, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ना सेकंड केस में, तो अब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि नहीं यार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मुझे इसे कम करना है, तो अब वो चाहेगा कि ये फटाफट कंज्यूम हो। ठीक है, तो इफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, देन अब क्या होगा, टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रीस्टोर करने के लिए जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, ये क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये फटाफट कंज्यूम है। मतलब भाई जो चीज बड़ी है उसको खत्म मैं कैसे करूंगा, उसको कंज्यूम करा के खत्म करूंगा। अगर प्रोडक्ट कंज्यूम होने लगेगा तो प्रोडक्ट से वापस क्या मिलने लग जाएगा, आपको रिएक्टेंट मिलने लग जाएगा। तो आपकी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन का शिफ्ट ले रही है, बैकवर्ड। भाई प्रोडक्ट जो है, अगर प्रोडक्ट मेरे पास ज्यादा होने लगेंगे तो ज्यादा है तो अच्छी बात है, इससे अब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगी। फिर तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन का शिफ्ट लेगा, फिर मेरे पास बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग गया आपके पास, यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करी होती तो कोई मेरे को बता सकता है कम करने से क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो क्या होगा, कम कर रहे हो आप, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को स्लो डाउन कर दिया है। तो अब आप चाहोगे कि इक्विलिब्रियम चाहेगा कि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, वो प्रोडक्ट से हेल्प मांगेगा, कहेगा भाई कि तुम ज्यादा रिएक्टेंट बना करके दो मेरे को। तो कौन से डायरेक्शन को पहुंचा रहा है वो आपकी रिएक्शन को, बैकवर्ड को। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम भी होती है ना, तो भी आपकी रिएक्शन कौन से केस को फेवर करेगी, यहां पर बैकवर्ड वाले को। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की कम होने लग गई है तो भाई फिर ये रिएक्टेंट को कहेगा भाई तुम क्या करो, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ ताकि प्रोडक्ट ज्यादा बने। इसका मतलब फॉरवर्ड ले जाना चाह रहा है। तो जो केस 1 और केस 2 हमने पढ़ा है, अगर मैं इंक्रीज की जगह डिक्रीज लगा दूं तो केसेस मेरे पास वाइसा वर्सा हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, उल्टे हो जाएंगे यहां पे केस। अरे उसमें वॉल्यूम नहीं है बस ना, प्रोजेक्टर का ना वॉल्यूम खराब हो रखा है, उसमें एक्सटर्नल नहीं लगता है स्पीकर। अच्छा, स्पीकर के लिए भी EMI, प्रोजेक्टर क्या लेना, प्रोजेक्टर ऑलरेडी है 2। कोई नहीं, अभी उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। बस ठीक है, चलो सेकंड सिनेरियो यहां पर ले रहे हैं कि अगर आपने रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो भी कम कर दिया और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन कम कर दिया तो क्या हुआ होता। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करी होती तो कोई मेरे को बता सकते हैं इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन का शिफ्ट लेगी, अब
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो आपका इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। क्यों हुआ ये बैकवर्ड शिफ्ट? क्योंकि भाई कम हो रही है तो आपको बढ़वानी पड़ेगी। बढ़वाओगे तो कौन बढ़ा के देगा? प्रोडक्ट बढ़ा के देगा। वो कहेगा कि भाई मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता हूं रिएक्शन को, क्योंकि जब रिएक्शन बैकवर्ड जाती है तो रिएक्टेंट बनता है। तो ये आपके पास पीछे शिफ्ट हो रहा है। अब जब प्रोडक्ट की कम होने लगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है आपको बढ़ानी है। अब बढ़ेगी कब? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्योंकि मैंने केस 1 और केस 2 आपको समझा दिए थे, तो ये वाला जो केस है अगर डिक्रीजिंग भी आ जाता है तो आपको वाइसा वर्सा कर देना है, उसका जस्ट एक इनवर्स रिलेशन यहां पर फॉलो करना है, उस चीज को अपने पास यहां पे लगाना है। तो आइए अपने पास ये चीज समझ में आप लोगों को ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है। ये है अपने पास इंपॉर्टेंस ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की। क्यों ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है? हाँ भेज देंगे, आपकी भी भेज दूंगा। यहां पर आ जाते हैं अब अगला। अब ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है कि जिस चीज को भी हम लोगों ने यहां पर ऑन पेपर थ्योरी के हिसाब से समझा, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो। तो इसको एक्चुअल में जाकर के प्रूव करने के लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यहां पे ध्यान देंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके पास जो Fe3 पॉजिटिव है जिसको हम कहते हैं फेरिक आयन, ये फेरिक आयन यहां पर रिएक्ट कर रहा है मेरे पास थायोसाइनेट आयन के साथ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक सॉल्ट बन रहा है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन है, जिसके बारे में आप अगले साल पढ़ोगे। तो देखो पहले केस में अगर मैं आपको कहता हूं कि वहां पर लैब में क्या हुआ, लैब में ना सबसे पहले कह रहे हैं कि मैंने इसकी जो अपने पास क्वांटिटी है ये बढ़ाई। ठीक है, किसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग? यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट हैंड साइड पर है या नहीं है? ये प्रोडक्ट हैंड साइड पर है। तो जब देखा कि ये प्रोडक्ट हैंड साइड वाली जो अपने पास यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन था, जब इसकी क्वांटिटी बढ़ाई गई तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम था ये कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया आपके पास? विल शिफ्ट टू फेवर द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जब ये बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगा ना, इसका मतलब है कि ये क्या करना चाहता है, इसकी कंसंट्रेशन को कम कराता है। तो मेरे को वापस से सॉल्यूशन में अब ज्यादातर कौन से आयंस मिलने लगेंगे धीरे धीरे? Fe3 पॉजिटिव आयंस, और वैसे आपके पास थायोसाइनेट आयन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? इसका मतलब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब है कौन सी डायरेक्शन हो गई वो आपके पास? रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रही है इस केस में। लेकिन अगर आपने उसी समय पर ये जो आयन है, इस आयन का सोर्स ना इसका एक सॉल्ट रहा होगा। किसका सॉल्ट रहा होगा? फेरिक आयन का सॉल्ट रहा होगा। अगर आपने इसकी या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई होती तो क्या होता? फिर आपको इसकी कंसंट्रेशन कम करनी पड़ती, जैसे हम थ्योरेटिकल पढ़ के आए। तो लैब में आप ये चीज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखोगे कि ये अपनी कंसंट्रेशन कम करने के लिए ना ये ज्यादा बना रहा होगा। ठीक है, वहां पर ये ज्यादा बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर ये ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ये मेरे पास ज्यादा रेट से कंज्यूम हो रहा है। अगर ये ज्यादा रेट से कंज्यूम हो रहा है तो ये अपनी कंसंट्रेशन कम कर रहा है। तो आपकी जो रिएक्शन वो फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन को शिफ्ट ले रहा था? फॉरवर्ड डायरेक्शन को। जबकि इस केस में उसने कैसा शिफ्ट लिया था मेरे पास? बैकवर्ड। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये लैब में की हुई रिएक्शन का एक डेटा है जो कि आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। ये एक्चुअल में होता है, ये कोई हम लोग ऑन पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। अब आगे आते हैं आपके नेक्स्ट इसमें, जो कि अपने पास देखो थर्ड वाला फैक्टर यहां पर रहेगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अब जरा यहां पर प्रेशर चेंज की भी बात कर लेते हैं। देखो प्रेशर चेंज पे जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करता है? इक्विलिब्रियम आपके पास एक ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिससे कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना वो डिक्रीज हो रहे होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन लिखी हुई है कि बात तो प्रेशर की चल रही थी पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ गया यहां पर? ये देख रहे हो आप लोग, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन दैट डिक्रीज द टोटल मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, जबकि सेकंड वाले में क्या लिखा है कि अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन पे शिफ्ट होगा जिससे कि वो डायरेक्शन क्या कर रही होगी? इट टेंड्स टू इंक्रीज द टोटल मोल्स ऑफ गैस। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम का शिफ्ट कैसी डायरेक्शन में? जिससे कि मेरे पास टोटल मोल्स यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? कोई मेरे को बता सकता है क्या रीजन है इसके पीछे? ये आपके सामने रिएक्शन भी लिखी, आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो, क्या रीजन रहा होगा? सो प्रेशर की यहां पे बात हो रही थी। प्रेशर के लिए कह रहे हैं कि अगर आपने जिस भी क्लोज कंटेनर में आप यहां पे अपने पास रिएक्शन करा रहे हो, अगर उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है तो प्रेशर बढ़ाने से भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर वाले केस में इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर कराने के लिए जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ये कैसे डायरेक्शन में शिफ्ट ले रही है? जहां पे आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, किसमें? टोटल मोल्स ऑफ गैस में। देखो
बात क्या हुई कि आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो क्या चाहेगा, प्रेशर को कम करना, ठीक है। तो प्रेशर अब कैसे कम किया जाएगा, क्योंकि भाई जब एक बार प्रेशर अप्लाई हो जाता है तो प्रेशर अब आप कम ऐसे थोड़ी कर सकते हो, वो कोई हमारे पास रबर ट्यूब तो है नहीं, या आपने कह दिया साइकिल का टायर तो है नहीं कि मैंने वहां से प्रेशर बाहर निकाल दिया। अब आपको यहां पर केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में आपको एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जहां से आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाएगा कि प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, जो कि आपको यहां पर फिगर आउट करने में हेल्प करेगी कि क्यों यहां पर ऐसा लिखा गया था। हमने खुद प्रेशर बढ़ाया है, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर कम हो, ठीक है। तो प्रेशर कम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी क्या किए जाएंगे, फिर कम किए जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो ये एक ऐसी डायरेक्शन को चुनना पसंद करेगा जहां पर टोटल मोल्स ऑफ गैस में क्या देखने को मिल रहा हो, मेरे पास डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। फिर दूसरा यहां पर लिखा हुआ है कि अगर प्रेशर डिक्रीज करते तो इक्विलिब्रियम कैसे डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा, जहां पर प्रेशर, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू में क्या देखने को मिल रहा हो, इंक्रीज। क्योंकि अगर आपने प्रेशर अपने पास डिक्रीज करा तो वो चाहेगा इंक्रीज हो, और उसे इंक्रीज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को फिर मेरे पास बढ़ाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ये वाली रिएक्शन का यहां पर एग्जांपल दिया गया है ना, अब इसमें बहुत खास चीज ये होती है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पहले चेक करना पड़ेगा कि आपकी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किस तरफ कितने हैं। यहां पर 1 और 3 अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितने मोल्स हैं, यहां पर टोटल मोल्स कितने हैं राइट हैंड साइड पर, ये हमारे पास टोटल मोल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर 4 हैं और राइट हैंड साइड पर कितने हैं, आपके पास 2 मोल हैं। मैं तो कहता हूं कि ये रिएक्शन जिस भी वेसल के अंदर हो रही थी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये रिएक्शन अपने पास जिस भी वेसल के अंदर हो रही थी, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया इस केस के लिए, इस वाले केस के लिए, बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा अब यहां पे डायरेक्शन। अब आप लोग मेरे को इसका आंसर दोगे। यहां पे पहला केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो मेरे को बताना क्या होगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इस प्रेशर को कम करना चाहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किस साइड से कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है, किस तरफ है, बिल्कुल सही है, राइट हैंड साइड पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कम है और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो इस केस में अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स में आपको क्या चाहिए भाई, आपको एक डिक्रीजिंग वैल्यू चाहिए, यही तो बताता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स में डिक्रीज है। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स में जो डिक्रीज आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है या राइट हैंड साइड पर आ रहा है, राइट हैंड साइड। तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड। तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, हम लोगों को एक टोटल डिक्रीज देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ मोल्स में। आई बात समझ में। और अगर मैं आपको एक सेकंड सिनेरियो दे देता, यहीं से एक सेकंड सिनेरियो हम लोग ये ले सकते थे, सेकंड केस में अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज किया होता तो प्रेशर डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, वो जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को कैसे डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहेगा, जहां पर टोटल मोल्स ऑफ गैस में क्या देखने को मिले, मेरे पास इंक्रीज देखने को मिले। किस डायरेक्शन में जाएंगे तो टोटल मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन से डायरेक्शन में फेवर होगा इस बार, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आइए बात समझ में। तो यहां पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्यों होता है, क्योंकि यहां पर अब हर रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जिसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल कम हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल कम हो गए, राइट हैंड साइड पे ज्यादा हो गए, तो आपके आंसर भी बदल जाएंगे। इसलिए हम लोगों को स्टेटमेंट ध्यान रखनी है और स्टेटमेंट के हिसाब से अपने आंसर वहां पर बना करके देने होंगे, ना कि हम लोग जबरदस्ती कहीं पर भी अपने पास फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखे। इसलिए यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखा हुआ है, आप लोग इस बात पे ध्यान दो, यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिख रहे हैं। जबकि कंसंट्रेशन में जब चेंज आया था तो वहां पर शार्पली ये चीज मेंशन थी मेरे पास कि फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे या बैकवर्ड करेंगे, यहां लिख नहीं सकते।
क्योंकि अगर आपने फॉरवर्ड पे लिख दिया तो इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही हमेशा नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। ऐसा थोड़ी है, हर रिएक्शन तो ऐसे काम ही नहीं करती है हमारे पास। तो क्या आप लोगों को ये प्रेशर वाली बात आई समझ में कि ये प्रेशर अपने पास कैसे काम कर रहा है? सेकंड, यहां पर ध्यान देंगे अब सभी लोग। देखो एक दूसरी रिएक्शन का एग्जांपल भी आपको मैं दे देता हूं, जिससे कि आपको और थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए हमारे पास इस टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस वाली रिएक्शन में पहले सबसे पहले आप देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड पर कितने मोल हैं। 1 मोल है और राइट हैंड साइड पर कितने मोल है? मेरे पास टोटल 2 मोल है। जबकि पिछली बार क्या था? पिछली बार उल्टा केस था। पिछली बार लेफ्ट हैंड साइड पे मोल ज्यादा थे और राइट हैंड साइड पे मोल आपके पास कम थे। तो मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दिया है यहाँ पर जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे इस बार कम रखे, राइट हैंड साइड पे ज्यादा, ताकि दोनों चीज से आपका जो माइंड है वो क्लैरिटी ले सके। चलो मैं कहता हूं कि प्रेशर इंक्रीज कर दिया हम लोगों ने। आप मुझे बताना अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? पक्का? क्या बैकवर्ड जानी चाहिए? अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करा है तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो टोटल मोल्स हैं, टोटल मोल्स में इंक्रीमेंट आना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? ये डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि भाई प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम चाहेगा मैं प्रेशर को कम करूं, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी चाहिए मेरे को। तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी किस डायरेक्शन में मिल रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कमी मिल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कमी मिल रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में कमी मिल रही है। तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम का जो शिफ्ट है वो कैसे डायरेक्शन का है? बिल्कुल, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये कहेगा कि भाई अपने पास जितना भी N2O4 था ना वो और बने, और कौन बनाए उस N2O4 को? मेरा NO2। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना चाह रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में लाने का मतलब है ये NO2 को कह रहा है कि ये N2O4 की प्रोडक्शन को बढ़ा दे। आई बात समझ में? ठीक है, इसीलिए यहां पर पहले प्रेशर, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को उसके साथ रिलेट किया होता है, ताकि जैसे जैसे रिएक्शन चेंज होते रहे आप लोग वहां पे आंसर दे सको। तो ये चीज समझ आई है सबको? ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। अब आगे आ जाते हैं आपके पास जो भी हम लोगों ने पीछे वहां पर रिएक्शन लिखी थी, ये पीछे वाली रिएक्शन का ही आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, जहां पर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंबशन था उसके कंबशन पर मीथेन और वाटर बन रही थी। तो ये लिखी हुई है, मैं वापस लिख देता हूं रिएक्शन। CO, अरे कंबशन कह रहा हूं, रिडक्शन हो रहा था, तो इस पे आपको मिल रही थी मीथेन प्लस वाटर। तो इसका ना रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखा उन्होंने। ठीक है, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आती है तो आपकी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करती थी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि जैसे ये वाली रिएक्शन है, देखो यहाँ पे कार्बन की रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। कह रहे हैं अगर मैं इसमें प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? क्यों हुआ होगा यहां पर ऐसा? कितने मोल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहां पर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। अब आपने कर दिया नंबर ऑफ मोल्स बराबर। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो प्रेशर बढ़ाने पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स में क्या चाहिए होता है? वहां तो डिक्रीज चाहिए होता है। तो कह रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्या रीजन है बताओ इसके पीछे, क्यों हो रहा है ऐसा? एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो बात होती थी वो बात होती थी टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले चलो 1 लिखा था, बट कोई नहीं, मैंने उसको 2 करा था जानबूझ के। जो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कितने हैं? वो एक ही है। मैं सॉलिड वाले को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, वो अभी भी बैकवर्ड ही शिफ्ट लेगा, क्योंकि बैकवर्ड पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजिंग नेचर के हैं, 2 से 1 हो रहे हैं। तो यहां पर इक्विलिब्रियम भी आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन का आ जाएगा अगर आपने प्रेशर को क्या करा है मेरे पास? इंक्रीज करा है। तो आइए बात यहां पर समझ में। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। कह रहे हैं कि अगर कोई इनर्ट गैस ऐड करे तो क्या होता है? इनर्ट गैस, अगले फैक्टर पे आ जाते हैं, विच इज इनर्ट गैस एडिशन। अगर आपने अपनी रिएक्शन में कोई इनर्ट गैस ऐड कराया तो देखते हैं अब यहां पर इक्विलिब्रियम अपने आप को किस तरीके से शिफ्ट करेगा। ध्यान इस बात का रखेंगे कि जो इनर्ट गैस होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करती नहीं है, क्योंकि उसका तो नाम ही इनर्ट है, तो उसने रिएक्ट तो करना नहीं है। तो जनरली ये देखा गया है कि इनर्ट गैस के एडिशन से इक्विलिब्रियम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अनडिस्टर्ब रहता है। तो इनर्ट गैस के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो एडिशन इनर्ट गैस का अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा है, तो ये बात भी ध्यान रखना, कहां पर करा है हम लोगों ने? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो देन इट डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व। तो अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, और मैंने वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया था, तो इसका मतलब है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो भी अनडिस्टर्ब रहा है। ठीक है, तो इनर्ट गैस के एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज टेम्परेचर। यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इस बात पे आप ध्यान देना। अब आते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट होता है। देखो अब यहां पे ना टेम्परेचर का जो रोल है, टेम्परेचर का रोल आपके पास क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है अपने पास एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को तो हीट एब्जॉर्ब करनी होती है, तब वो आगे बढ़ती है, जबकि एक्सोथर्मिक जब हीट बाहर फेंकती है तो वो आगे बढ़ती है। तो दोनों का नेचर ही अलग है। तो टेम्परेचर के लिए हम दोनों केस पढ़ेंगे, टेम्परेचर के लिए एक हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक पढ़ेंगे अपने पास एक्सोथर्मिक। यहां पे अगला आ जाते हैं हम लोग। अब अगला इफेक्ट है विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ये आपके पास इक्विलिब्रियम किस तरीके से इफेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो टेम्परेचर में ना आपको यहां पर दो सिनेरियो कंसिडर करने हैं, क्योंकि आपकी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक्स भी होती है और रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक भी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ेगी, और वहीं पर मेरे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या करती है, वो पहले हीट को रेडिएट करती है, उसके बाद आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो एक जगह हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो दूसरी जगह मेरे पास हीट का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, मतलब हीट जो है अपने पास वो बाहर निकल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कह रहे हो कि टेम्परेचर इफेक्ट मेरे को यहां पर जो है वो पढ़ना है। अब अगर आपको टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ना है ना तो दोनों रिएक्शन के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आगे ही जाएगी, क्योंकि वो रिएक्शन ऐसी है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ती है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन ने आगे जाना है। मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम की नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा करके उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जज करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही हीट बाहर फेंक रही है, तो आप हीट क्यों दे रहे हो। आई बात समझ में। तो अब यहां पर हमारे पास जो आंसर है देखो वो किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए आप यहां पे जरा ध्यान देना। ये प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया को आप लोग देखो, यहां पर ये जो प्रोडक्शन है अमोनिया का, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के मेरे पास अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज दे रखा है यहां पे। अभी जो रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये रिएक्शन हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है मेरे पास, ये एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रहे कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एक्सोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एक्सोथर्मिक होने का मतलब होता है कि जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो प्रोसेस कैसा है, एक्सो, तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसेस कैसा रहा होगा आपके पास। ठीक है, अमोनिया बनाएंगे तो एक्सो और अमोनिया डिकम्पोज होगी तो अपने पास एंडोथर्मिक है। ठीक है, मैं पहला सिनेरियो लेकर के चल रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं केस 1 लेकर के चलते हैं। केस 1 ये है कि आपने टेम्परेचर क्या करा, मेरे पास इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मैं प्रॉपरली लिख ही देता हूं कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो ध्यान रखने वाली बात यह है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब है हीट सप्लाई करी गई है या सिस्टम से हीट निकाली है। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हो गया मेरे पास जो हीट है उसका क्या किया गया है, सप्लाई किया गया है। इट मींस हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अब मेरे को देखना है कि जो आपका इक्विलिब्रियम है कैसे डायरेक्शन में शिफ्ट लेता है। अगर आप रिएक्शन में जबरदस्ती हीट को अपने पास सप्लाई करोगे तो हमने कल पढ़ा था, ली चैटलर्स प्रिंसिपल कहता है इक्विलिब्रियम इस इफेक्ट को या इस कॉज को मेरे पास अपोज करेगा। तो अगर सिस्टम में एक्स्ट्रा हीट जमा हो रही है तो वो क्या कर सकता है, अब हीट को कट तो नहीं कर सकते क्योंकि हीट तो सिस्टम में जा चुकी है। तो आप क्या करा सकते हो, इस हीट को सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करा सकते हो कि भाई फटाफट कंज्यूम हो और ये हीट मेरे पास बाहर निकले। ठीक है, तो अब जब आप हीट सिस्टम को एब्जॉर्ब करा रहे हो तो हीट सिस्टम जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये हीट फिर कंज्यूम होनी चाहिए, तभी तो इसका इफेक्ट हम लोग कैंसिल करा पाएंगे। तो मेरे को आप लोग बताना कि जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट लेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में शिफ्ट लेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों लिया इसने बैकवर्ड में शिफ्ट, क्योंकि मैंने बोला अगर आपने सिस्टम को हीट सप्लाई करी तो वो हीट खत्म होनी चाहिए। तो वो हीट कब खत्म होगी, जब वो सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करे, और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हीट एब्जॉर्प्शन पे आगे बढ़ती हैं, एंडोथर्मिक। कौन सा डायरेक्शन एंडोथर्मिक है आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है। इट मींस इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन का शिफ्ट ले लेगा, यहां पर बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका अगर हम लोग रीजन पे आए, अगर इसका रीजन जानने की कोशिश करें तो रीजन आप क्या लिखोगे, इसका बताओ क्या रहा होगा इसके पीछे रीजन। रीजन मेरे पास इसका बहुत सिंपल है, वो ये है कि जब हीट सप्लाई करी गई है तो ये जो सप्लाइड हीट है इसे मेरे को खत्म करना है। इसको खत्म करना है तो सिस्टम को हीट अब एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, रीजन में हम लिखेंगे कि सिस्टम हैज टू एब्जॉर्ब द हीट
विच इज सप्लाइड। ठीक है, अगर आपने सप्लाई करी है तो सिस्टम को उस हीट को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, बिल्कुल, टू लोअर द हीट कंटेंट या फिर टू लोअर द टेम्परेचर। तो कौन से डायरेक्शन में हीट कंटेंट, कौन से डायरेक्शन में आपको अपने पास जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है जो आपकी रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, फिर मेरे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए। आई बात यहां पर समझ में कि बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों गया। तो बाकी के जो केसेस है वो आप लोग बना लोगे क्या। अब मैं इसमें डिक्रीज का नहीं लिखवा रहा हूं, अगर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया होता तो इसका मतलब है आप सिस्टम में क्या कर रहे हो, टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया है तो आप सिस्टम से हीट क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। आई बात समझ में, सिस्टम से हीट निकाली जा रही है। तो अगर सिस्टम से हीट निकाली जाएगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस सिस्टम की हीट कम हो रही है। ठीक है, सिस्टम की हीट कम हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, फिर आपकी रिएक्शन कौन से, इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन को फेवर करती है, मेरे पास यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करती है। आई बात समझ में, कि ताकि जो अपने पास वो हीट फ्लो है वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था वो वैसे ही वहां पर अपने पास चलता रहे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि कैसे हम लोग इन चीजों का आंसर देंगे। तो अब आया समझ में टेम्परेचर वाला फैक्टर कैसे काम करेगा। ये था आपके पास टेम्परेचर इफेक्ट। मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो गया शायद, और तो नहीं है इसमें कुछ। हाँ, आयोनिक है मतलब, इसके बाद केमिकल खत्म हो गया। हाँ, केमिकल खत्म हो गया लास्ट में। मुझे कैसे पता होगा, आपका दोस्त है। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। अब लास्ट आ जाता है अपने पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को यहां पर देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का मतलब अगर कैटलिस्ट लगाएंगे तो क्या होता है रिएक्शन में। कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब है कि वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होती है इनकी, बट रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। अब रेट को ऑल्टर करने के दो तरीके मैंने बोला, ये बढ़ाते भी हैं अपने पास, कम भी करते हैं। तो ऐसी कई रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जहां पर अपने को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है फिर वो रिएक्शन कैटलिस्ट के बिना आगे बढ़ती भी नहीं है जल्दी से। तो जनरली हम लोगों ने देखा है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन वो इनहैंस होता है, किसके साथ, कैटलिस्ट लगाने के साथ। एक कैटलिस्ट होता है, वैसे एक प्रोमोटर्स भी होते हैं। अभी आप लोग कभी आगे भी पढ़ोगे प्रोमोटर्स के भी बारे में, पहले अभी यहाँ पे कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को किसी भी रिएक्शन के लिए ये कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अगर आपको एक थोड़ी सी एक ओवरव्यू दे देता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट्स पोजेस करते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स खुद से पोजेस करेंगे ताकि मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो सके, प्रोडक्ट की। तो जब रिएक्टेंट खुद से उतनी एनर्जी नहीं पोजेस कर पा रहे थे तो आपने क्या करा, आपने कैटलिस्ट लगाया। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, कैटलिस्ट ने कहा कि एक काम करते हैं भाई, इसके लिए ना उस एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट था वो 80 जूल तक पहुंच रहा था, लेकिन आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर आपके किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 100 जूल की है और जो रिएक्टेंट है ये अपने पास से सिर्फ 80 जूल का बैरियर पार कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि ये कभी भी जो रिएक्शन है आपके पास ये प्रोडक्ट में नहीं बदलेगी। अभी का जो सिनेरियो है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे आप कैटलिस्ट लगाते हो ना, जैसे आपका कैटलिस्ट आ गया, कैटलिस्ट क्या कर देगा, कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये जितनी भी थी बस अब ये 100 नहीं रहेगी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, वो 100 जूल से कम कर देगा। तो इसने जब कम किया तो एक रेंज ऐसी आएगी जैसे वो 80 तक पहुंचेगा तुरंत आपकी रिएक्शन चालू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके रिएक्टेंट 100 जूल तक की नहीं पोजेस कर सकते थे, लेकिन 80 की तो पोजेस कर सकते थे। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिएक्शन में एनर्जी बैरियर को मेरे पास तोड़ने का या थोड़ा कम करने का। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में ले जाने के लिए काम आता है। एक्टिवेशन एनर्जी ना आपके पास एक एनर्जी का बैरियर होता है, ठीक है, जिसको रिएक्टेंट को तोड़ना पड़ेगा। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने पास इतनी एनर्जी बनानी पड़ेगी जिससे कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन अपने पास कर सके। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो इसलिए आपने देखा है कि कुछ रिएक्शंस नॉर्मल टेम्परेचर में होती ही नहीं है, आपको हीट करना पड़ता है। क्यों हीट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बैरियर रिएक्टेंट से खुद से नहीं पार हो रहा, फिर आप पार करा रहे हो, आप दे रहे हो वो हीट। हाँ, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, 12th में पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नाम से, तब आपको वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाएंगी।
तो एनर्जी बैरियर होता है, वैसे एक ओरिएंटेशन बैरियर भी होता है। तो एनर्जी बैरियर तो मैंने अभी आपको बता दिया, ओरिएंटेशन हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे फिर जब आपका केमिकल काइनेटिक्स आएगा। हाँ, हर रिएक्शन की अपनी खुद की एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को कम से कम उतनी एनर्जी तो रखनी पड़ेगी अगर प्रोडक्ट आपको बना करके देना है। तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे जो कैटलिस्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि अलग अलग रिएक्शंस में काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनती है तो उसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, V2O5 यूज करते हैं या फिर प्लैटिनम को लगाया जाता है, ठीक है। प्लैटिनम और V2O5 उस रिएक्शन का अपने पास एक कैटलिस्ट होता है। तो इसी के साथ आज आप लोगों का ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। छोटा सा पोर्शन था ये जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो रहेगा हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के साथ आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है खत्म। तो पहले हम लोग इसमें करेंगे कुछ क्वेश्चंस अपने पास, फिर आगे चलेंगे आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम पे।